आज की कहानी है गुनाह भूल का एहसास। रेवा बाथरूम में घुसते ही ठंडे पानी के स्पर्श से सहसा मेरे मुंह से निकल गया, यह जानते हुए भी कि वह घर में नहीं है। आज ही क्यों, पिछले 2 महीनों से नहीं है, लेकिन लगता ऐसा है जैसे युगों का पहाड़ खड़ा हो गया। रेवा का यूं अचानक चले जाना मेरे लिए अप्रत्याशित था। जहाँ तक मैं समझता हूँ, वह उनमें से थी जो पति के घर से डोली आने के बाद लाख जुल्म सहकर भी 4 कंधों पर जाने की तमन्ना रखती है। लेकिन मैं शायद भूल गया था कि लगातार ठोकर लोहे की शक्ल भी बदल देती है। खैर, उस वक्त मैं जो आज़ादी चाहता था वह मुझे सहज ही हासिल हो गई। श्रुति मेरी सेक्रेटरी थी। उसका सौंदर्य भोर में खिले फूल पर बिखरी ओस की बूंदों सा आकर्षक था। ऑफिस के कामकाज संभालती संभालती कब वो मेरे करीब आ गई पता ही नहीं चला। उसकी अदाओं और नाज नखरों में इतना सम्मोहन था कि उसके अलावा मुझे कुछ और सोचता ही नहीं था। मेरे लिए रेवा जेठ की धूप थी तो श्रुति बसंती बयार। रेवा के जाने के बाद मेरे साथ साथ घर में श्रुति का भी एकाधिकार हो गया था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन अचानक पश्चिम से सुरमा की तरह मुँह बाए आई आर्थिक मंदी ने मेरी शानदार नौकरी निगल ली। इसी के साथ ही मेरे दुर्दिन शुरू हो गए। मैं जिन फूलों की खुशबू से तर रहता था वे सब एकाएक कर कैक्टस में बदलने लगे। मैं इस सदमे से उबर ही नहीं पा रहा था कि श्रुति ने तोते की तरह आंखें फेर ली। उसके गिरगिट चरित्र ने मुझे तोड़ कर रख दिया। अब मैं था, मेरे साथ थी आर्थिक तंगी में लिपटी मेरी तन्हाई, और श्रुति की चकाचौंध में रेवा के साथ की जातियों का अपराध बोध। रेवा का निस्वार्थ प्रेम, भोलापन और सहज समर्पण रह रहकर मेरी आंखों में कौंधता। सुबह जागने के साथ बेड टी, बाथरूम में गर्म पानी, डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के साथ अखबार, ऑफिस के वक्त इस्त्री किए हुए कपड़े, पॉलिश किए हुए सूट, व्यवस्थित ब्रीफकेस और इनके बीच मुन्नी को भी संभालना। सब कुछ कितना सहजता से कर लेती थी रेवा। इनमें से कोई भी एक काम ठीक वक्त पर नहीं कर सकता मैं। फिर रेवा अकेली इतना सब कुछ कैसे निपटा लेती थी, मैं सोचकर हैरान हो जाता हूँ। उसने कितने करीने से संवारा था मुझे और मेरे घर को। अपना सब कुछ उसने होम कर दिया था। उसके जाने के बाद यहाँ के चप्पे चप्पे में उसकी उपस्थिति और अपने जीवन में उसकी उपयोगिता का एहसास हो रहा है मुझे। उसे ढूंढने में मैंने रात दिन एक कर दिए। हर ऐसी जगह जहाँ उससे मिलने की जरा सी भी संभावना हो सकती थी मैं दौड़ता भागता रहा, पर हर जगह निराशा ही हाथ लगी। पता नहीं कहाँ अदृश्य हो गई। मन के किसी कोने से पुलिस में शिकायत करने की बात उठी, पर इस वाहियात ख्याल को मैंने जरा भी तवज्जो नहीं दी। रेवा को मैंने पहले ही खून के आंसू रुला चुका हूँ, उसे हद से ज़्यादा रुस्वा कर चुका हूँ। पुलिस उसके जाने के 100 अर्थ निकालती, इसीलिए अपने स्तर से ही उसे ढूंढने का प्रयास करता रहा। मेरे मस्तिष्क में अचानक बिजली सी कौंधी। रीना रेवा की अतरंग सखी थी। अब तक रीना का ख्याल क्यों नहीं आया मुझे। खुद पर झुंझलाहट होने लगी। ज़रूर उसी के पास गई होगी रेवा, या उसे पता होगा कि कहाँ गई है वह। अवसाद के घने अंधेरे में आशा की एक किरण ने मेरे भीतर उत्साह भर दिया। मैं जल्दी जल्दी तैयार होकर निकला। फिर भी 10 बज चुके थे। मैं सीधा रीना के ऑफिस ही पहुंचा। मुझे अभी पता चला कि रेवा तुम्हें छोड़कर चली गई। मेरी बात सुनकर वह बेरुखी से बोली, तुम्हारे लिए तो अच्छा ही हुआ, बला टल गई। मेरे मुंह से बोल न फूटा। नहीं जानती वह कहाँ है, मालूम होता तो भी तुम्हें हरगिज़ नहीं बताती। उसकी आवाज़ से नफ़रत टपकने लगी। जहाँ भी होगी बेचारी, चैन से तो जी लेगी, यहाँ रहती तो घुट घुट कर मर जाती। रीना प्लीज़, मैंने विनती की। मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। श्रुति ने मेरी आंखों में जो आड़ी तिरछी रेखाएं खींची थी उनका तिलमिश टूट चुका है। क्यों मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो, वह बोली। बहुत काम करना है अभी। रात गहराने के साथ निठुरता भी बढ़ गई थी। ठंडी हवाएं शरीर को छेद रही थी। इनसे बेखबर मैं खुद में खोया बालकनी में बैठा था। बाहर दूर तक कोहरे की चादर फैल चुकी थी और इसमें कहीं ज़्यादा अधिक घना कोहरा मेरे भीतर पसरा हुआ था।
जिसमें मैं डूबता जा रहा था। देर रात तक बैठा मैं रेवा की याद में कलपता रहा। उसके साथ की गई जातियाँ बुरी तरह से मेरे मस्तिष्क में मथती रही। जिस ग्लेशियर में मैं दफन होता जा रहा था, उसके आगे शीत की चुभन बौनी साबित हो रही थी। अगले कई दिनों तक मेरी स्थिति अजीब सी रही। रेवा के साथ बिताए एक एक पल मेरे सीने में नस्तर की तरह चुभ रहा था। काश एक बार, सिर्फ एक बार रेवा मुझे मिल जाए, फिर उसे कभी अपने से अलग नहीं होने दूंगा। उसके हाथ जोड़कर, झोली फैलाकर क्षमा याचना करूंगा। वह जैसे चाहेगी मैं अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ। उसे इतना प्यार दूंगा कि वह सारे गिले शिकवे भूल जाएगी। उसके हर आंसू को फूल बनाने में जान की बाजी लगा दूंगा। अपनी सारी खुशियाँ उसके हर जख्म को भरने की होम कर दूंगा। पर इसके लिए रेवा का मिलना निहायत ज़रूरी था, जो कि संभव होता नज़र नहीं आ रहा था। वह भीड़-भाड़ भरा इलाका था। आसपास ज़्यादातर बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिस थे। शाम को वहाँ छुट्टी के वक्त कुछ ज़्यादा ही भागम भाग हो जाती थी। एक दिन मैं खुद में खोया धक्के खाता वहाँ से गुजर रहा था कि मेरे निर्जीव से शरीर में करंट सा दौड़ गया। जहाँ मैं था उसके ऐन सामने की बिल्डिंग में रेवा आती दिखाई दी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैं दौड़कर उसके पास पहुंच जाना चाहता था, पर सड़क पर दौड़ते वाहनों की वजह से मैं ऐसा न कर सका। लाल बत्ती के बाद वाहनों का काफ़िला थमा। तब तक वह बस में बैठकर जा चुकी थी। मैंने तेज़ी से दौड़कर सड़क पार की, पर सिवाय अफसोस के कुछ भी हासिल न कर सका। मेरा सिर चकराने लगा। अगले दिन सेकंड सैटरडे था और उसके अगले दिन संडे। इन 2 दिनों की दूरी मेरे लिए आकाश और पाताल के बराबर थी। सब कुछ सोचता हुआ मैं उसी तेज़ी से उस ऑफिस में दाखिल हुआ जहाँ से रेवा निकली थी। रिसेप्शन पर एक खूबसूरत लड़की बैठी थी। तेज़ चलती सांसों को नियंत्रित कर मैंने उससे पूछा कि क्या रेवा यहीं काम करती है? उसने हाँ कहा। तो मैंने रेवा का पता पूछा। उसने अजीब सी निगाहों से मुझे घूर कर देखा। मैडम प्लीज़, मैंने उससे विनती की। वह मेरी पत्नी है। किन्हीं कारणों से हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जिससे वह रूठ कर अलग रहने लगी। मैं उससे मिलकर मामले को शांत करना चाहता हूँ। हमारी एक छोटी सी बेटी भी है। मैं नहीं चाहता कि हमारे आपस के झगड़े में उस मासूम का बचपन झुलस जाए। आप उसका पता दे दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। बिलीव मी, आई एम हॉनेस्ट। मेरा गला भर आया था। कुछ पलों तक मेरी बातों में छिपी सच्चाई को तौलती रही। शायद उसे मेरी नेक नीयत पर यकीन हो गया था। अंत में उसने कागज़ पर रेवा का पता लिखकर मुझे थमा दिया। मैं हवा में उड़ता वापस आया। सारी रात मुझे नींद नहीं आई। मन में एक ही बात खटक रही थी कि मैं रेवा का सामना कैसे करूँगा। क्या उससे नज़रें मिला सकूँगा? पता नहीं वो मुझे माफ़ करेगी भी या नहीं। उसके स्वभाव से मैं भली भांति परिचित था। एक बार जो मन में ठान लेती थी, उसे पूरा करके ही दम लेती थी। अगर ऐसा हुआ तो मन के किसी कोने में उठी व्यग्रता मेरे समूचे अस्तित्व को रौंदने लगी। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मन में घुमड़ते संशय के बादलों को मैंने पूरी शिद्दत से छितराने की कोशिश की। वह पत्नी है मेरी। उसने मुझे दिल की गहराइयों से प्यार किया है। कुछ वक्त के लिए वह मुझसे दूर हो सकती है, पर हमेशा के लिए नहीं। मेरा मन कुछ हल्का हो गया था। उसकी सलोनी सूरत मेरी आंखों में तैरने लगी थी। सुबह उसका पता ढूंढने में कोई ख़ास परेशानी नहीं हुई। मीडियम क्लास की कॉलोनी में 2 कमरों का साफ़ सुथरा सा फ्लैट था। आसपास गहरी खामोशी का जाल फैला था। बाहर रखे गमलों में उगे गुलाब के फूलों से रेवा की गंध का मुझे एहसास हो रहा था। रोमांच से मेरे रोए खड़े हो गए थे। आगे बढ़कर मैंने कॉल बेल का बटन दबाया। भीतर गूंजती संगीत की मधुर स्वर लहरियों ने मेरे कानों में रस घोल दिया। कुछ ही पलों में मैं गैलरी में उभरी रेवा के कदमों की आहट को मैं भली भांति पहचान गया। मेरा दिल उछलकर हलक में फंसने लग गया था। तुम मुझे सामने खड़ा देखकर बुरी तरह चौंक गई थी। रेवा, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। हर ऐसी जगह जहाँ तुम मिल सकती थी मैं भटकता रहा। तुमने मुझे सोचने समझने का अवसर ही नहीं दिया। अचानक ही छोड़कर चली आई।
अचानक कहाँ, बहुत छटपटाने के बाद तोड़ पाई थी मैं तुम्हारा तिलमिस। कुछ दिन और रुकती तो जीना मुश्किल हो जाता। तुम तो चाहते ही थे कि मैं मर जाऊं। अपनी ओर से तुमने कोई कसर बाकी तो नहीं छोड़ी थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ रेवा। मेरे हाथ स्वतः ही जुड़ गए थे। तुम्हारे साथ जो बदसलूकी की मैंने उसकी काफ़ी सज़ा भुगत चुका हूँ। जो हुआ उसे भूलकर प्लीज़ क्षमा कर दो मुझे। लगता है मुझे परेशान करके अभी तुम्हारा दिल नहीं भरा, इसीलिए अब एक और नया बहाना लेकर आए हो। उसकी आवाज़ में करवाहट घुल चुकी थी। बहुत रुलाया मुझे तुम्हारी इन चीनी चुपड़ी बातों ने। अब और नहीं, चले जाओ यहाँ से। मुझे कोई वास्ता नहीं रखना तुमसे, तुम्हारे जैसे घटिया इंसान से। मैं हैरान सा उसकी ओर देखता रहा। तुम्हारी नस नस से मैं अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। अपने स्वार्थ के लिए तुम किसी भी हद तक गिर सकते हो। तुम्हारा दिया हुआ एक एक जख्म मेरे सीने में आज भी हरा है। मुझे प्रायश्चित करने का एक मौका तो दो रेवा। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मेरी बात को बीच में काटकर वह बिफर पड़ी। तुम्हारी हर याद को अपने जीवन से खुरच कर मैं फेंक चुकी हूँ। अंदर आने को नहीं कहोगी? बातचीत का रुख बदलने की गरज से मैं बोला। यह अधिकार तुम पहले ही खो चुके हो। मैं कांप कर रह गया। ऐसे हालात तुमने खुद ने ही पैदा किए हैं आकाश। अपने प्यार को बचाने की मैंने हर संभव कोशिश की थी। अपना वजूद तक दांव पर लगा दिया, पर तुमने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। जब जब सहन हुआ मैंने सहा, और मैं कितना सहती और झुकती, झुकते झुकते टूटने लगी थी। मैंने अपना हाथ भी बढ़ाया था तुम्हारी ओर, इस उम्मीद से कि तुम टूटने से बचा लोगे, पर तुमने तो जैसे मुझे तोड़ने पर ही आमदा थे। मैं मौन खड़ा रहा। अफसोस है कि मैं तुम्हें पहचान क्यों न सकी। पहचानती भी कैसे? तुमने तो शराफत का आवरण जो ओढ़ रखा था। इसी आवरण की चकाचौंध में तुम्हारे जैसा जीवन साथी पाकर मैं खुद पर इतराने लगी थी। पर मैं कितनी गलत थी, इसका एहसास शादी के कुछ दिन बाद ही होने लगा था। मैं जैसे जैसे तुम्हें जानती गई, तुम्हारे चेहरे पर चढ़ा मुखौटा हटता गया। जिस दिन मुखौटा पूरी तरह हटा, मैं हैरान रह गई थी तुम्हारा असली रूप देखकर। शोभ भी कोई भाव तक नहीं था। मैं कुछ कहती इससे पहले ही तुमने वहाँ मेरी उपस्थिति पर हजारों प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए थे। मैं चाहती तो तुम्हारे हर तक का करारा जवाब दे सकती थी, पर तुम्हारी रुसवाई में भी मुझे मेरी ही हार नज़र आती थी। मेरी खामोशी को कमज़ोरी समझकर तुम और भी मनमानियाँ करने लगे थे। मैं रोती तड़पती तुम्हारे इंतज़ार पर बिस्तर पर करवटें बदलती, और तुम जाम छलकाते हुए दूसरों की बाहों में होते। वह गुजरा हुआ कल था जिसे मैं भूल चुका हूँ। मैं मुश्किल से बोल पाया। तुम्हारे लिए सामान्य सी बात हो सकती है, पर मेरा तो सब कुछ दफन हो गया है उस गुजरे हुए कल के नीचे। कैसे भूल जाऊं उन दंसों को जिनकी पीड़ा से मैं आज भी सुलग रही हूँ। याद करो अपनी शादी की सालगिरह का वह दिन जब तुम जल्दी चले गए थे। देर रात तक मैं तुम्हारा इंतज़ार करती रही। हर आहट पर दौड़ती हुई दरवाजे तक जाती थी। लगता था कि कहीं आसपास ही हो तुम, और जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हो। तुम लड़खड़ाते हुए आए थे। मैं संभाल कर तुम्हें बेडरूम में ले गई थी। खाने के लिए तुम इनकार कर दिए। शायद तुम श्रुति के साथ खा के आए थे। मैं पलट कर वापस जाना चाहती थी। तुमने भेड़िए की तरह झपट्टा मारकर मुझे दबोच लिया था। तुम देर तक मुझे नोचते खसोटते रहे, और मैं तुम्हारी वहशी में गिरफ्तार असहाय सी तड़पती रही थी। तुम्हारी दरिंदगी से मेरा मन तक घायल हो गया था। बोलो, कैसे भूल जाऊँ मैं वह सब? बस करो रेवा। कानों पर हाथ रखकर मैं चित्कार कर उठा। मेरे किए हुए गुनाह विषैले सर्प बनकर मुझे पल पल डस रहे हैं। अब और सहन नहीं होता। प्लीज़ सिर्फ एक बार माफ़ कर दो। वादा करता हूँ भविष्य में तुम्हें कभी तकलीफ़ नहीं होने दूँगा। तुम पहले ही मुझे इतना छल चुके हो कि अब और गुंजाइश बाकी ही नहीं है। सच तो यह है कि तुम्हारे लिए मेरी अहमियत उस फूल से अधिक कभी नहीं रही जिसे जब चाहा मसल दिया। तुमने तो कभी समझने की कोशिश ही नहीं की कि बिस्तर से परे भी मेरा कोई वजूद है। मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ। मेरा शरीर भी हार्ड मांस से बना हुआ है जिसके भीतर दिल धड़कता है
और जो तुम्हारी तरह ही सुख दुख का अनुभव करता है। इस बीच रीना ने मेरी बहुत सहायता की, जीने की प्रेरणा दी, कदम कदम पर हौसला बढ़ाया। वह भावनात्मक संबल न देती तो मैं टूट गई होती। अपना अस्तित्व बचाने के लिए मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। उसने भरपूर साथ दिया। तुमने कभी नहीं चाहा मैं नौकरी करूं, इसीलिए तुमने हर संभव कोशिश भी की। अपने बराबर मुझे खड़ी होते देख तुम विचलित होने लगे थे। दरअसल मेरे आंसुओं से तुम्हारा आह तुष्ट हो चुका था। शायद इसीलिए तुम्हारी कुंठा छटपटाने लगी थी। मुझे अपने सारे जुल्म स्वीकार हैं, जो चाहे सजा दो मुझे, पर प्लीज़ अपने घर लौट चलो। मैं असहाय भाव से गिड़गिड़ाता हुआ बोला। कौन सा घर? वह आपस से बाहर हो गई। ईंट पत्थर की बेजान दीवारों से बना हुआ ढांचा, जहाँ तुम्हारे तुगल की फरमान चलते हैं। तुम्हें जो अच्छा लगता है वही होता था। बेडरूम की लोकेशन से लेकर ड्राइंग रूम की सजावट तक सब में तुम्हारी ही मर्जी चली थी। मुझे किस रंग की साड़ी पहननी है, किचन में कब क्या बनना है, इस सब का निर्णय तुम ही लेते थे। वह सब मुझे पसंद भी है या नहीं, इससे तुम्हें कुछ लेना देना नहीं था। मैं टीवी देखने बैठती तो रिमोट तुम झट ले लेते। जो कार्यक्रम मुझे पसंद थे उनमें तुम्हें कोई दिलचस्पी न होती। फ्रेंड्स, आगे का भाग मैं जल्द ही आप लोग के साथ शेयर करूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।